नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉमनली यूज टर्म्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में हम कुछ बातें समझेंगे। देखिए बच्चों, बचपन में हम इस्लामियात में एक बात पढ़ा करते थे कि आपके पास देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लामियात में हम एक चीज़ पढ़ा करते थे, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। बिल्कुल इसी तरह देयर आर 5 एलिमेंट्स या 5 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके पास जब भी जहाँ भी कहीं भी दुनिया भर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी वो इन 5 चीज़ों के गिर्द घूमेगी। इनके अलावा 6ठी 7वीं 8वीं कोई चीज़ हो नहीं सकती। अगर हम इनके नाम लाइन अप करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसेट्स, देन आती हैं लायबिलिटीज़, इसके बाद हमारे पास आते हैं कैपिटल जिन्हें हम इक्विटी भी कहते हैं, फिर हमारे पास आती है इनकम और लास्ट में हमारे पास आते हैं एक्सपेंसेस। आपके पास जहां कहीं भी जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी तो वो इन 5 चीज़ों के गिर्द घूमेगी, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं एसेट्स। एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो एसेट्स की डेफिनेशन हमारे पास अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मौजूद है, यानी कि जो अकाउंटिंग का एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक अकाउंटिंग का ज़ाब्ता अखलाक है, उसमें जो एसेट्स की डेफिनेशन मौजूद है वो कुछ इस तरह से है। आपके सामने मैं अगर स्क्रीन पे रखूँ, एसेट इज़ अ रिसोर्स। एसेट क्या है? रिसोर्स है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जिस पे किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस का कंट्रोल है। सर कंट्रोल है क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी वजह से आज उस रिसोर्स पे एंटिटी का कंट्रोल है। सर इस कंट्रोल के नतीजे में होगा क्या? एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। उस कंट्रोल के नतीजे में उस एंटिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस रिसोर्स से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। सर अगर हम इस एसेट की डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़ें 3 पार्ट में, तो पहली चीज़ जो हमें बताई गई है वो क्या है? एसेट क्या है? एक रिसोर्स है। कैसी रिसोर्स है? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ऐसी रिसोर्स है जिस पे किसी एंटिटी का कंट्रोल है। सर कंट्रोल क्यों है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सर पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन का उस रिसोर्स पे आज कंट्रोल है। कंट्रोल के नतीजे में होगा क्या? सर फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन को उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्राइव होंगे। अब सर हम एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सर रिसोर्स क्या है? रिसोर्स से मुराद हर वो चीज़ जो किसी को बेनिफिट दे, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एंटिटी को बेनिफिट दे, वो उसके लिए रिसोर्स बन जाती है, वो उसके लिए ज़रिया बन जाती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो जो मेरे पास यहाँ पे माइक है, मेरा कैमरा है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए रिसोर्स हैं, ये मुझे बेनिफिट दे रही हैं। ठीक है। साथ साथ आप घर में बैठे हैं, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन रहे हैं, आपके आसपास आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो आपके लिए रिसोर्स है, आपको बेनिफिट दे रही है, बैठने की फैसिलिटी दे रही है। आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ कोई एयर कंडीशन चल रहा है, वहाँ कोई फैन लगा हुआ है, वो चल रहा है, वो आपके लिए रिसोर्स है, वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको गर्मी से बचा रहा है। आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइट्स ऑन है, लाइट्स आपके लिए रिसोर्स हैं, आपको बेनिफिट्स दे रही हैं। तो सर हर वो चीज़ जो आपको बेनिफिट दे वो आपके लिए बन जाती है रिसोर्स। और फिर अगर उस रिसोर्स पे आपका कंट्रोल हो, और उस रिसोर्स पे आपका कंट्रोल हो, और कंट्रोल क्यों हो? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपका उस रिसोर्स पे कंट्रोल हो जाए। भाई ये कंप्यूटर है, मुझे रिसोर्स है, मुझे बेनिफिट दे रहा है। क्यों दे रहा है? सर इस पे मेरा कंट्रोल है, ये मेरे डायरेक्शन पे चल रहा है, जिस तरह इसको मैं चला रहा हूँ वो ये चल रहा है। सर कंट्रोल तो है। कंट्रोल क्यों है? आज से 6 महीने, 8 महीने, साल पहले पास्ट में मैंने इसे खरीदा था, जिसकी वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से इस पे मेरा आज कंट्रोल है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। अब जब पास्ट में मैंने खरीदा जिसकी वजह से इस पे मेरा आज कंट्रोल है, फ्यूचर में ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, मेरे काम आता है, मैं इससे बहुत सारे बेनिफिट्स ड्राइव करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ।
ठीक है बच्चों, तो आपके पास वो रिसोर्स जिसपे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो, कंट्रोल क्यों हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और फिर वो आपके पास आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दे, तो वो रिसोर्स आपके बिजनेस के लिए बन जाती है एसेट। आई होप एसेट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सर फिर एसेट्स हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के। एसेट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं करंट एसेट्स और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स। सर फर्क क्या है दोनों में? असल जो फर्क है दोनों में, जो क्राइटेरिया है जो दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, वो यूजेज और टाइम पीरियड। ऐसे एसेट्स जो आपको रिपोर्टिंग डेट, कल हमने बात की थी रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट क्या है, कल हमने इसके हवाले से बात की थी सर, वो डेट जिस दिन आप खड़े होके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। तो रिपोर्टिंग डेट पे आपके पास जो एसेट मौजूद हो और वो आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता हो, वो अगली रिपोर्टिंग डेट तक दे सकता हो, यानी कि जिसकी एक्सपायरी, जिसकी लाइफ 12 महीने या उससे कम हो। जो आपको लेट सपोज मैं कहता हूं मेरी आज एक रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च 2020, ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है, आज के दिन मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है, आज मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं। अब मेरे पास मेरे बिजनेस में कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती हैं एक 31 दिसंबर 2021 तक, यानी कि मेरी नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट 12 महीने तक, तो वो मेरे पास क्लासीफाई हो जाएंगे एज करंट एसेट्स के सर इनकी इकोनॉमिक बेनिफिट, इनकी लाइफ, इनकी मैच्योरिटी 1 साल 12 महीने या उससे कम है। और सर जो मुझे बेनिफिट दे रिपोर्टिंग डेट से 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, ऐसे एसेट्स जो मेरी रिपोर्टिंग डेट से 1 साल के ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट दे, जिनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स हो, तो वो मेरे पास क्लासीफाई हो जाएंगे एज नॉन करंट एसेट्स। जिनसे बेनिफिट में 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए ड्राइव करूं, वो मेरे पास क्लासीफाई हो जाएंगे एज नॉन करंट एसेट। रिपोर्टिंग डेट से मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट दे, वो क्लासीफाई हो जाएंगे एज नॉन करंट एसेट्स। अगर हम इनकी एग्जांपल्स से बात समझें तो बेहतर समझ आएगी। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की। आप अगर यहां देखें फर्स्ट कॉलम में, तो आपके पास एग्जांपल में सबसे पहले एसेट्स में करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास करंट एसेट की कैश। सर रिपोर्टिंग डेट पे मेरे पास कुछ कैश है, मेरी रिसोर्स है सर, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे पैसा देता है, कैश देता है, मेरे पास है, कंट्रोल में है, जी कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में मैंने कमाए थे, अर्न किए थे, जिसकी वजह से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना प्रोबेबल है, एक्सपेक्टेड है। जी सर बिल्कुल है। सर लेकिन ये करंट क्यों है? भाई आज पैसा है, क्या इसी बात की कोई श्योरिटी है कि ये 1 साल तक मेरे पास मौजूद रहेगा? नहीं है सर, तो इसलिए इसकी लाइफ क्योंकि 1 साल से कम, तो ये मेरे पास क्लासीफाई हो जाता है एज करंट एसेट्स। दूसरी मेरे पास एग्जाम्पल करंट एसेट की नजर आ रही है आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सर कुछ आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके पास पैसे मौजूद होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पैसों की आपको आज से 4, 5, 6 महीने बाद नीड होगी, लेकिन आप पैसे संभाल नहीं सकते, आपसे खर्च हो जाते हैं, तो उन पैसों को आप एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए 4, 5, 6 महीने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी आपके पास क्योंकि उनकी मैच्योरिटी, उनकी लाइफ 12 महीने से कम, तो वो भी क्लासीफाई हो जाएंगे आपके पास एज करंट एसेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं डेटर्स। सर देखें, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, वो अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप हमसे क्रेडिट पे सामान खरीदें। तो जब क्रेडिट पे कोई बंदा किसी से सामान खरीदता है, तो जो बंदा है जिसने सामान उधार पे बेचा, उसको पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन उसका पैसे लेने का एक हक क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं राइट टू रिसीव या अकाउंट्स रिसीवेबल। और क्योंकि आपके पास जो नॉर्मल बिजनेस टर्म्स हैं, जो नॉर्मल आपके पास बिजनेस कंडीशन होती हैं, आप किसी भी बंदे को उधार पे जब सामान बेचते हैं तो आपकी क्रेडिट टर्म्स 30 डेज और या बहुत ज़्यादा गए तो 45 डेज तक होती हैं। तो सर ये ऐसा राइट होता है, ये आपका ऐसा एसेट है, ऐसी रिसोर्स है जिस पे आपका कंट्रोल है। जी बिल्कुल कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में आपने उधार पे सामान बेचा।
उधार पे सामान बेचा, अब इसके नतीजे में होगा क्या कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, जब ये पैसे रियलाइज हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो रिसीवेबल भी आपके पास वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम कहते हैं सामान तिजारत, वो सामान जो आपके पास अवेलेबल हो, हेल्ड फॉर सेल हो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आम कारोबारी हालात में जो सामान आपने बेचने खरीद की नीयत से रखा हो, वो आपके लिए इन्वेंट्री काउंट हो जाती है। लेट्स सपोज मेरी एक सेल फोन की, मोबाइल फोन्स की शॉप है, तो मेरे पास मेरी शॉप में जितने मोबाइल फोन्स मौजूद हैं वो मेरे बिजनेस की इन्वेंट्री है। और सर जब भी आप कोई इन्वेंट्री परचेज करके लाते हैं तो आपका पर्पस और या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसे मैं जल्द से जल्द सेल आउट कर दूं, जल्द से जल्द बेच दूं। तो क्योंकि इन्वेंट्री आपकी कोशिश होती है कि आप उसको महीना 2 महीना, आपकी तो कोशिश होती है इमीडिएटली सेल कर दें, लेकिन जब कस्टमर आएगा आप जब ही बेचेंगे, लेकिन हद से ज़्यादा आपकी कोशिश होती है इसे महीना 2-3 महीने में मैं बेच दूं। तो आप कभी भी इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं रखते, ठीक है। तो इसकी भी लाइफ आपके पास लेस देन 12 मंथ है, तो ये भी क्लासीफाई हो जाता है एज आपके पास करंट एसेट। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट से मुराद आपकी ऐसी पेमेंट्स जो आप एडवांस में कर दें, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो आप एडवांस में कर दें। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास होती है, मोबाइल फोन्स में प्रीपेड सिम्स यूज करते हैं। तो सर जो प्रीपेड सिम्स हम यूज करते हैं तो पहले हमें उस पर खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, पहले कार्ड चार्ज करना पड़ता है, सुपर कार्ड चार्ज करते हैं, फिर उसके नतीजे में हमें उस पर कॉल, मिनट्स, मैसेजेस, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। इसका मतलब हम खर्चा करते हैं एडवांस में। तो सर ऐसा खर्चा जो एडवांस में हो जाए वो आपके लिए कहलाता है एसेट। जब मैंने पहले खर्चा कर लिया, मोबाइल फोन में कार्ड अपना लोड कर दिया, तो अब मुझे कुछ रिसोर्सेज पे कंट्रोल आ गया, मुझे कॉल्स, मिनट्स मिल गए, मैसेजेस मिल गए, इंटरनेट डेटा मिल गया। अब ये मेरे लिए रिसोर्स हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की, हर वो चीज़ जो आपको बेनिफिट दे, कॉल के जरिए मुझे बेनिफिट मिलता है, मैसेजेस के जरिए बेनिफिट मिलता है, मोबाइल डेटा के जरिए मुझे बेनिफिट मिलता है, तो ये मेरी रिसोर्स हो गई जिसपे कंट्रोल मेरे पास है क्योंकि सिम मेरे पास है। और कंट्रोल क्यों है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, महीने के स्टार्ट में मैंने खर्चा करके इसमें बैलेंस चार्ज किया था। फ्यूचर में पूरा महीना मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं कॉल्स भी करूंगा, मैसेजेस भी करूंगा, इंटरनेट यूज भी करूंगा। तो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स की। इसके अलावा भी करंट एसेट्स हो सकते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर की। इसके बाद हमारे पास हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हमने बात की कि वो एसेट्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं जिस पे किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो और उस कंट्रोल के नतीजे में आपको जो बेनिफिट मिले वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिले। अब वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स की हमारे पास फिर फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। एक कहलाते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, एक कहलाते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की हमने बात की कि आपके पास 2 टाइप्स हैं। नॉन करंट एसेट्स फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं 2 टाइप्स में। एक आपके पास कहलाते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और दूसरे आपके पास कहलाते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। सर फर्क क्या है दोनों में? अगर हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाके इंटेंजिबल वर्ड के मीनिंग देखें तो उसके मीनिंग कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, दैट कैन नॉट बी टच्ड। ऐसी चीजें जिन्हें आप छू ना सकें वो आपके लिए बन जाती हैं इंटेंजिबल, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो। सर छूने के लिए किसी चीज की बॉडी शेप का होना जरूरी है जिसे आप फिजिकली छू सकते हो। तो जब एक चीज को आप छू ही नहीं सकते, इसका मतलब वो एग्जिस्ट फिजिकली नहीं करती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेंजिबल की, तो इसका मतलब टेंजिबल वो हुए, वो नॉन करंट एसेट्स हुए, वो एसेट्स हुए जिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है और उससे वो बेनिफिट भी लेगा, और जो बेनिफिट लेगा वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लेगा, और ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। लाइक आपके पास सबसे पहली एग्जांपल यहाँ गिवन है टेंजिबल नॉन करंट एसेट में लैंड। सर लैंड आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई प्लॉट है, लैंड है, काफ़ी टाइम से लिया हुआ है। हमारे अपने पास होते हैं, हमारे पेरेंट्स की, बाप दादा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जगह ली हुई होती हैं, प्लॉट्स उन्होंने लिए हुए होते हैं, लैंड पड़ी हुई होती है काफ़ी ज़माने से, और सर आपको बेनिफिट देती है। इसके टाइम के जब आपके पास है आपको वैल्यू दे रही होती है, उसकी एक बेनिफिट होता है, मार्केट वैल्यू होती है। इसी तरह दूसरा नॉन करंट एसेट है आपके पास टेंजिबल बिल्डिंग।
सर आप एक बिल्डिंग लेते हैं तो उस पर आप 8, 10, 15, 20 साल गुजार लेते हैं आराम से। कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो आपको 1 साल से कम अरसे के लिए बेनिफिट दे रही हो। तो सेकंड एग्जांपल नॉन करंट एसेट की आपके पास आ जाती है बिल्डिंग। थर्ड यहाँ पे लिखी हुई है प्लांट। प्लांट से मुराद प्लांट एंड मशीनरी। ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनरी, टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह यूज होते हैं वो भी आपके पास नॉन करंट एसेट्स क्लासिफाई होते हैं और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि एक अदद प्लांट की लाइफ ऑन एवरेज 5, 7, 8 साल होती ही है। जब आप कोई नया प्लांट परचेज करते हैं तो वो आपको 5, 7, 8 साल के लिए बेनिफिट देता है। इसी तरह फर्नीचर, एक दफ़ा हम फर्नीचर लेते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। अगर हम अपने घरों में जाके देखें तो हमारी अम्मा के जहेज का जो बेड था आज तक चल आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल है और काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए आपको बेनिफिट देता है। और लास्ट यहाँ पे आपके पास है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आपके पास, आप जब एक गाड़ी परचेज करते हैं तो अनटिल अनलेस कि आप बहुत बड़े सखी हैं, आप कोई सेठ आबिद की औलाद हैं, तो आप हर 12 महीने में गाड़ी चेंज करते हैं। अदरवाइज जब आप एक गाड़ी परचेज करते हैं, कोई मोटर व्हीकल एक्वायर करते हैं, तो आप उसका जब तक खून के आखिर सांस तक ना निचोड़ लें, आप उसको निचोड़ते हैं अपने पास। 7, 8, 10, 15 साल तक आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास कहलाती हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। सर इसी तरह कुछ नॉन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपको बेनिफिट तो लंबे अरसे के लिए दे रहे होते हैं, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, दिखते नहीं है, फिजिकल नहीं होते, उन्हें आप छू नहीं सकते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास गुडविल। गुडविल से क्या मुराद है? सर किसी ब्रांड की, किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, रेप्यूटेशन, उसकी वजह से उसकी मार्केट में एक साख है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि कराची में जितने लोग ग्रोसरी परचेज करते हैं वो 70% इम्तियाज से जाके खरीदते हैं। सर इम्तियाज कोई अलग ग्रोसरी देता है? नहीं, वो भी नॉर्मल वही ग्रोसरी बेचता है जो आम एक नीचे आपको नॉर्मल दुकान पे, शॉप पे मिलती है। तो सर ऐसा क्यों कि इम्तियाज पे जाके लोग परचेज करते हैं? सर उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ब्रांड नेम क्रिएट कर लिया है, उसकी एक रेपुटेशन क्रिएट हो गई है कि अंडर वन विंडो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं और मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से घर जाता हूँ, रास्ते में मुझे यूनाइटेड किंग नजर आता है, मैं यूनाइटेड किंग वालों से कहता हूँ कि हाँ भाई कितनी मालियत है आपके बिजनेस की? वो कहते हैं 5 करोड़। मैं कहता हूँ अच्छा ये ले 5 करोड़ 20 लाख रुपए और जगह खाली करें, मुझे बेच दें। क्या वो बेच देंगे? नहीं सर, नहीं बेचेंगे। उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया है, एक टाइम लगाया है, उसके बाद अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट किया है। तो अब वो जब ब्रांड नेम क्रिएट हो गया तो अब लोग नाम पे चलते हैं। इसी तरह आपके पास, आप बोल्टन मार्केट जाएं कि आपके पास होलसेल मार्केट में आपके पास कपड़े की बेतहाशा वैरायटीज मौजूद हैं और वो आपके पास कोई 2000-2500 में सूट मिल जाता है। लेकिन जब आपके पास वही कपड़ा, उसी कपड़े पे किसी ब्रांड का टैग लग जाता है, उसी कपड़े पे जे डॉट या गुल अहमद नजर आ जाता है, तो वही 2500 वाली चीज 5000 की हो जाती है। क्योंकि सर गुडविल, ब्रांड नेम, हम भी तो देखते हैं ना कि हाँ यार हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम जब किसी दिन कोई अच्छी ब्रांड की शर्ट पहनते हैं तो हम लोगों को दिखाते हैं, हमारा मोनोग्राम देखें भाई, ठीक है। तो गुडविल है बिजनेस की, ठीक है, एक साख है, एक रेप्यूटेशन है, लेकिन नजर नहीं आती, कहीं छू नहीं सकते इसको हम, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। क्या ये एक्सेल की शीट नजर तो आ रही है, क्या मैं इसको उठा के जेब में डाल सकता हूँ? नहीं सर, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मैं इसको छू नहीं सकता, लेकिन बेनिफिट दे रही है। हमने खरीदा है बिल गेट्स साहब से, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आपके पास अदर सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आप यूज करते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते बट बेनिफिट दे रहे होते हैं। और वेबसाइट्स आपके पास होती हैं, वो आपको बेनिफिट्स देती हैं, उनकी लाइफ होती है, लेकिन आप उनको फिजिकली छू नहीं सकते। क्या आपने कभी अपने बिजनेस की वेबसाइट अपनी जेब में रख के लोगों को दिखाई? नहीं दिखा सकते सर, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। लाइसेंस, सर लाइसेंस आपके पास किसी भी चीज का हो, लेट सपोज ड्राइविंग लाइसेंस, सर सवाल ये पैदा होता है वो तो कागज का टुकड़ा है, उसे हम फिजिकली छू सकते हैं। सर वो कागज का टुकड़ा इज द एविडेंस कि आपको चलाने का हक है। असल चीज तो वो लाइसेंस है जो अथॉरिटीज ने आपको दिया है चलाने का। आपकी जेब में बेशक लाइसेंस मौजूद ना हो, लेकिन आपका बना हुआ होगा लाइसेंस, तो आपके कोई सार्जेंट ट्रैफिक पुलिस रोकता है तो वो आपका चालान नहीं कर सकता, वो ऐप से चेक कर सकता है। कागज का टुकड़ा तो एक जस्ट उसका एविडेंस है। इसी तरह कॉपीराइट। सर कॉपीराइट से क्या मुराद है कि आप आपको ना कोई काम करते हैं, कोई प्रिंटिंग पब्लिशिंग करते हैं, उसके आप राइट्स को रिजर्व कर लेते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि कोई बंदा आपके काम को कॉपी ना कर सके। लेट सपोज हमारे अकाउंटिंग के कोर्स की एक बुक है फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग।
अब मैं ये काम करूं कि फ्रैंकवुड की जगह पे टाइटल पेज पे अपना नाम लगा दूं, मोइंस बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो सर ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि फ्रैंकवुड साहब ने अपने कॉपीराइट्स रजिस्टर्ड कराए होंगे। मैं उसकी खिलाफ वर्जी करूंगा, मैं जब उसकी खिलाफ वर्जी करूंगा तो होगा क्या कि मेरे पास वो मेरे खिलाफ लीगल केस कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। लास्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है ट्रेडमार्क। सर बहुत सारी कंपनीज अपने ट्रेडमार्क, अपने तिजारती मार्के, अपने ब्रांड, अपने लोगोज रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर सके। इसी तरह बिजनेसेस अपनी टैगलाइन को रजिस्टर्ड करा रहे होते हैं, जैसे आपने बहुत कॉमनली यूज सुना होगा। एक एग्जांपल हम सुनते आ रहे हैं, मतलब एक आप टीवी पे कमर्शियल देखते होंगे, मेरे देश का बिस्किट गाला। सर ये सुपर क्यों नहीं हो सकता, जीरा प्लस क्यों नहीं हो सकता, गाला ही क्यों? क्योंकि गाला वाले ने रजिस्टर्ड करा दी अपनी ट्रेडमार्क, अपना लाइन। इसी तरह जहां ख्वाब वहां HBL। सर मीजान बैंक क्यों नहीं हो सकता, HBL ही क्यों? ख्वाब में तो बहुत सारे बैंकों में पैसे नजर आते हैं, सिर्फ HBL क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टैगलाइन रजिस्टर्ड करा दी, अब दूसरा कोई बंदा उसे यूज नहीं कर सकता। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने फर्क किया करंट एसेट्स में, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक सम अप होता है, कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह इसके आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे।